स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने पढ़ा था सेक्शन 11 तक। अब हम सेक्शन 12 से आगे पढ़ते हैं, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट्स क्या होगी, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताएंगे। वो उनका एरिया डिफाइन करेंगे कि कितनी लिमिट तक वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की मतलब हाई कोर्ट तो सुप्रीम है ही है, हाई कोर्ट जैसा एम्पावर करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसी के अकॉर्डिंग लोकल एरिया डिफाइन करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल limits of areas within which the magistrate appointed under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the powers within which they may respectively be invested under this संहिता, provided that the court of special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area of which it is established। जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट हुए हैं वो उस एरिया के लिए काम कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, क्योंकि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक अलग एरिया डिफाइन होता है तो वहीं पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एरिया अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पावर होगी मजिस्ट्रेट की वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगी, लेकिन जैसा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनका एरिया डिफाइन करते हैं वो उसी में काम करेंगे, लेकिन अगर नहीं डिफाइन करते तो उनकी जो पावर होगी वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। Where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 9 and section 11 extend to an area beyond the district in which he ordinarily holds court and reference। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस एरिया में काम कर रहा है, अगर उसकी जो मतलब उसका एक्सटेंड where the local jurisdiction of magistrate appointed under section 9 and section 11 extend an area beyond the district in which he ordinarily holds court। मतलब उसकी जो एरिया है वो जिस एरिया में काम करता है उससे अगर बाहर एक्सटेंड कर जाता है तो अगर किसी को अपील करनी है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट तो वो अपील कहाँ पर करेगा, अगर वो इस एरिया में एक्सटेंड करता है तो वो अपील उसी एरिया के हाई कोर्ट के पास या सेशन जज के पास करेगा जिसका कि वो ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट है। मतलब कि अगर वो इस एरिया का मैजिस्ट्रेट है और वो अपनी पावर एक्सीड कर जाता है दूसरे एरिया में, तो अगर वो यहाँ पर अगर किसी को अपील करनी है तो वो इस एरिया के ही जुडिशियल सेशन जज या हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 13 सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या कह रहे हैं, सबॉर्डिनेशन। तो जो भी एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, हर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज की सबॉर्डिनेट होगा और हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होगा। ये यही कहना चाह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सेशन जज के सबॉर्डिनेट होगा और जितने भी हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। किस चीज़ के लिए रूल बना सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, सेक्शन 14 एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीएम अपॉइंट करेगी और डीएम किस में से अपॉइंट करेगी, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं तो इनमें से किसी एक को भी स्टेट गवर्नमेंट डीएम अपॉइंट कर सकती है और वो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डीएम भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीइंग वैकेंट, अगर जैसे कि डीएम का ऑफिस खाली है तो कोई भी उसकी जो सक्सीड करेगा टेम्पररी बिजनेस जो सक्सीड करेगा मतलब उसकी जगह पर जो भी काम करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डर आने तक उसके काम को कर सकता है, डीएम के काम को कर सकता है और उसके पास वही पावर होंगी जो डीएम के पास होंगी जब वो काम कर रहा है एज अ डीएम। सबसेक्शन 4 द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीज़न। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही।
द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ये सब सेक्शन 4 में किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना रही है, वो पावर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें तो वो भी किसी सब डिवीज़न के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। Subsection 6. Nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the time being in force a commissioner of police all or any of the power of executive magistrate. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर या तो सारी या कुछ पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की दे सकते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस पर। ठीक है, चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी, इसका मतलब होता है नॉट विद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड। ये यही कहना चाह रहा है कि किसी भी लॉ में अगर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है, मतलब उसको दे सकती है। सेक्शन 15. द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट थिंक्स फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to be known as special executive magistrate. सेक्शन 15 बात करता है हमारी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसी, जैसे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए या क्लासेस ऑफ केस के लिए, ऐसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, जो कि या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा या फिर उसी की रैंक के बराबर का कोई होगा, उससे नीचे का कोई नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 16 बात करता है हमारी लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लोकल मतलब कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने एरिया में काम करेगा, ये कौन डिफाइन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिफाइन करेगा लोकल लिमिट्स। ठीक है, और वही सेम ये बात करता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगी उनकी पावर्स थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होंगी अगर डिफाइन नहीं की जाती हैं तो। सेक्शन 17 सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट होगा, ये सेक्शन 17 बात करता है। तो देखिए सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो डीएम के सबॉर्डिनेट होते हैं, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न बनाए हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में अगर डिफ़ाइन किया गया है और वहाँ पर अगर कोई सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है, तो जो भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट होंगे वो सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के ही अंडर होंगे और फिर उसके ऊपर होगा हमारा डीएम। ठीक है, तो पहले डीएम होगा, उसके बाद एसडीएम सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये ऐसे होंगे। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम The district magistrate may from time to time make rules or give special order consistent with this संहिता as the distribution of allocation of business among the executive magistrate. डीएम क्या कर सकता है, डीएम जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस का, मतलब उनके कामों का बंटवारा कर सकता है। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। देखिए सेक्शन 18 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपने अपने पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी हाई कोर्ट से कह के, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, और स्टेट गवर्नमेंट उसी हाई कोर्ट से जिसमें वो अपॉइंट करना चाहते हैं उन्हीं हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जितने मर्जी चाहें उतने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वहाँ पर एक पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो देखिए अगर हाई कोर्ट में अगर सेंट्रल का कोई मामला आता है तो वहाँ पे उसने पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में आता है तभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पर भी अपने एक या एक से ज़्यादा पीपी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब चाहे तो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पीपी और एज मैनी नंबर्स ऑफ एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट द पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये कह रहा है कि एक एरिया के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं पीपी वो दूसरे एरिया के भी पीपी और एडिशनल पीपी हो सकते हैं।
सबसेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंसल्टेशन विद द सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्ट करके एक पैनल प्रिपेयर करेगा, पैनल of number of person who are in his opinion fit to be appointed as PP और additional PP for a district। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नो पर्सन शैल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द PP और एडिशनल PP फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसी पैनल में से ही PP और एडिशनल PP अपॉइंट करेगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को उस पैनल में मतलब चाहे तो एक कैडर बना होता है, कैडर मतलब एक ग्रुप बना होता है जिसमें PP, एडिशनल PP, स्पेशल PP ये सब होते हैं, तो उसमें से भी वो चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उस पैनल में मतलब कि जो भी हमारे एडिशनल PP वगैरह होते हैं ये उनका वो मतलब जो भी प्रमोशन के बाद जाते हैं तो उस कैडर में से वो चाहें तो PP को अपॉइंट कर सकती है, स्पेशल PP इन सब को, ठीक है। अगर कोई सूटेबल पर्सन नहीं है उस पैनल में तो फिर वो जो लिस्ट तैयार की है DM ने उसमें से ही अपॉइंट करेगी। हम यहाँ पर बताया गया है रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कौन होते हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन होते हैं। तो देखिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स अ पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक, मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे ये होते हैं PP, एडिशनल PP, स्पेशल PP ये सब होते हैं हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। और जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोट करके इनका एक रेगुलर कैडर बनाया जाता है, इनको उसमें भेजा जाता है, वहाँ से जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, चूज़ कर सकती है। अब ये बता रहे हैं कि कोई भी PP और एडिशनल PP बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसने मतलब प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट जो कि 7 साल से कम ना हो, मतलब 7 साल तक तो उसने PP या फिर एडिशनल PP काम किया हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो एक स्पेशल PP भी अपॉइंट कर सकती हैं जिसकी, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं प्री के लिए, ये प्री में दोनों ही इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो 7 ईयर्स होनी चाहिए PP और एडिशनल PP के लिए, और स्पेशल PP के लिए 10 ईयर्स का होना चाहिए उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, द प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि हमें पता है कि अगर विक्टिम को जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसके लिए जो भी वकील अपॉइंट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर विक्टिम को ऐसा लगता है कि ये मतलब सही नहीं है, ठीक से केस नहीं लड़ पाएगा, तो वो अपना भी कोई प्राइवेट वकील एंगेज कर सकता है, लेकिन वो किसके सिर्फ असिस्ट करने के लिए। सारा जो केस होगा वो हमारा PP ही करता है कंडक्ट, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए वो हो सकता है। और सबसेक्शन 9 हमारी ये बात करता है सीधे सीधे कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7, 8, 9 मतलब PP किसको माना जाए, मतलब उनकी जो ड्यूरेशन होगी कब से काउंट की जाएगी। जो सबसेक्शन 7 और 8 में बात की तो उनकी ड्यूरेशन तब से भी होगी चाहे वो एज अ PP, एडिशनल PP, ठीक है, स्पेशल PP वर्क कर रहे हो, तब भी उनको माना जाएगा कि हाँ मतलब उन्होंने एज अ मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो भी काउंट किया जाएगा। सब सेक्शन 19 असिस्टेंट PP। असिस्टेंट PP कौन है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट PP फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा, ये देखिए जो हमारे PP और एडिशनल PP होते हैं वो हमारे मतलब हाई कोर्ट के लिए, सेशन कोर्ट के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मतलब इनके लिए होते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे असिस्टेंट PP होते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट PP अपॉइंट कर सकती है। Subsection 3 without prejudice to the provision contained in subsection 1 and 2 where no assistant prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of the case after giving notice of 14 days to the state government। ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पर कोई भी अगर किसी केस के लिए कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो DM क्या कर सकता है, वो किसी को भी एज अ असिस्टेंट PP अपॉइंट कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस टू द 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज का नोटिस देने के बाद, ठीक है। ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, ये आता है प्री में।
प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पीपी। किसी भी पुलिस ऑफिसर को पीपी एडिशनल पीपी असिस्टेंट पीपी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? अगर उसने ही हैज़ अगर उसने देखिए इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो और वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे ना हो, ठीक है। अगर वो इसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो और वो इंस्पेक्टर की अगर रैंक से नीचे ना हो, तब उसको बनाया जा सकता है। अगर उसने पार्ट लिया है इन्वेस्टिगेशन में और वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है, तब उसे पीपी असिस्टेंट पीपी नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बनी रहिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।